स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है। हम सभी साधकों के लिए अवसर है जहां हम किसी भी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर सकते हैं। किसी भी साधक के पास अगर कोई भी विषय हो जिस पर वो चर्चा करना चाहते हैं या कोई प्रश्न हो तो वो कभी भी माइक ऑन करके बोल सकते हैं या अपने प्रश्न लिख करके भी भेज सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ। पर जो जुड़े हुए हैं अगर वो किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो हम पहले उन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, एक साधक पूछ रहे थे कि समय और स्थान के अनुभव परिवर्तन के कारण कैसे प्रकट होते हैं। तो हमें जब कुछ भी दिखता है अनुभव के रूप में, वो बस एक अनुभव होता है, पर जो भी उसमें परिवर्तन है, अनुभव जो हमारे सामने प्रकट है उसका जो मूल स्वभाव है वो परिवर्तन होना ही है। उसमें इन्हीं परिवर्तन को बुद्धि किसी रूप में समझने का प्रयास करती है। जैसे आपके पास अगर आप समय की तरफ अगर ध्यान दें तो जिसे हम अभी कहते हैं या फिर अभी का क्षण कहते हैं, उस क्षण को अगर आप नापने का प्रयास करेंगे तो आपको कोई भी मात्रा नहीं दिखेगी उसमें। अगर आप अभी देखेंगे कि अभी कितने समय में होता है तो कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। मान लीजिए अगर आप उस पर विश्लेषण करते हैं, उसे खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी को अगर खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी जो क्षण उपलब्ध है उसे खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर उसे 3 खंड में आप बांट दें तो फिर से वो भूत भविष्य और वर्तमान में बढ़ जाएगा और फिर वर्तमान का कुछ ना कुछ मात्रा हो जाएगा। और वर्तमान केवल अभी हो सकता है, जो किसी मात्रा में नहीं हो सकता है। अगर वर्तमान की कोई मात्रा हो जाए तो उसे आप बांट सकते हैं और बांट देंगे तो फिर वो किस हिस्से में वर्तमान रहेगा। अगर आप विश्लेषण करें, सोचें, इस पर थोड़ा सा मनन करें तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि वर्तमान क्षण में नहीं हो सकता है, वर्तमान केवल अभी हो सकता है और अभी केवल शून्य हो सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर वर्तमान ही शून्य है तो भविष्य से कोई भी समय अभी नहीं आया है, ना ही अभी से कोई भी समय भूतकाल में जाएगा। तो समय होता नहीं है। इसी तरह से अगर आप स्थान को देखेंगे तो आपके सामने जो भी स्थान उपलब्ध है अभी, अगर उसके पीछे क्या है ये ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको केवल शून्यता मिलेगी। या फिर इसे आप दूसरे तरह से भी देख सकते हैं कि जिसे भी आप देख रहे हैं स्थान के रूप में, मान लीजिए आप अपने सामने भी 10 मीटर का जगह देख पा रहे हैं या 15 मीटर का जगह देख पा रहे हैं, तो वो जो भी जगह है आपके सामने वो केवल एक चित्र मात्र है जो कि मानसिक पटल पर उभरा हुआ है। और फिर बुद्धि उसे फिर समझने के लिए शरीर के बाहर ऐसा प्रक्षेपित करती है और इस प्रकार से ये अनुभव गढ़ती है जिससे कि जीवन चलता रहे, ऐसा लगे कि कुछ सामने है, जिससे जो संरचना बनी हुई है वो बनी रहे। पर आपको केवल एक मानसिक चित्र दिख रहा है, तो स्थान भी आपको नहीं दिखेगा। पर उसके बाद फिर ये प्रकट कैसे हो जा रहा है? तो केवल जो परिवर्तन हो रहा है, एक के बाद एक परिवर्तन जो हो रहा है, उसके कारण आपको समय और स्थान की धारणा बन जाती है, जिससे जीवन चलता हुआ प्रतीत होने लगता है। इसे आप जो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे जो गेम खेलते हैं उससे भी उसकी तुलना कर सकते हैं। जब आप कंप्यूटर पे रहते हैं तो आपको केवल एक चित्र दिखता है। आपका अगर स्क्रीन 2 डायमेंशनल है, द्वि-आयामी है, तो आप जानते हैं कि वहाँ एक चित्र बस उभरा हुआ है, पर फिर भी आपको वहाँ पर स्थान दिख जाता है क्योंकि चित्र बदल जाता है। उसी तरह से अभी आपके सामने जो अनुभव है वो नित्य परिवर्तनशील है, बस बदलता जा रहा है वो। और बदलने के कारण इसमें समय और स्थान की धारणा प्रकट हो जाती है और इस धारणा से फिर जीवन भी आसानी से चलता है। तो यहाँ कोई समय और स्थान है नहीं, फिर भी वो दिखता रहता है। पर इस पर आप जैसे ही मनन करेंगे ये एक माया आपको समझ में आ जाती है कि कुछ भी यहाँ पर स्थान और समय के रूप में हो नहीं सकता है। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार रख पाया हूँ मैं। पर कोई और साधक अगर इस पर कुछ बोलना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।
तक मैं अगले प्रश्न में बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं होता है, फिर सत्य का ज्ञान कैसे होता है? तो ये भी मेरे ख्याल से बस जब तक साधक नेति नेति ना करे तब तक ही ये प्रश्न रहेगा। जैसे ही ये समझ में आ जाता है कि नेति नेति के बाद जो बचता है वो मैं हूँ, तो ये प्रश्न गिर जाता है। पर इसे समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि जो भी ज्ञान आपको हो रहा है वो कैसे हो रहा है। कुछ पुरानी स्मृति होती है और उस पर जब नया अनुभव छपता है तो वो नए ज्ञान के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाता है। जो नई स्मृति है, जो नया अनुभव है, उसका तार्किक संगठन होना चाहिए पुरानी स्मृति से। जैसे आपने कभी 2 सेब रखा हो और उसमें अगर 1 सेब जोड़ दिया जाए तो वो 3 ही होना चाहिए। अगर वो 10 हो जाए तो फिर वो शायद ना छपे, या समझ में भी ना आए, या फिर भूल जाए, या उसका पूरी तरह से अनुभव ही ना हो। अगर पूरी तरह से अतार्किक हो जाए वो, तो इंद्रियां उसे पूरी तरह से छांट देंगी। तो जो ज्ञान हो रहा है आपको, वो आप बहुत ही मूल है। ये आप समझ पा रहे हैं कि जो भी आपके सामने प्रकट है उन्हीं के कारण आपको वो ज्ञान हो रहा है। और जो भी प्रकट है वो पूरी तरह से मिथ्या है। तो जो ज्ञान हो भी रहा है आपको, वो ज्ञान मिथ्या क्या ही ज्ञान हो रहा है, सत्य का ज्ञान नहीं हो रहा है। जिस भी चीज़ को आप जान पा रहे हैं, यहाँ तक कि जब आप ये विश्लेषण भी कर रहे हैं कि मुझे ज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं जान पा रहा हूँ चीज़ों को, कैसे जान पा रहा हूँ, आत्मज्ञान लेना है या हो चुका है, ये सभी प्रकार का जो विश्लेषण है जो चल रहा है वो सभी मिथ्या का ही भाग है। फिर भी इसे जानने वाला बच जाता है हमेशा। हर प्रकार के संघर्ष को देखने वाला बच जाता है। जब जीव किसी संघर्ष में होता है या फिर जब वो ज्ञान लेने की चेष्टा करता है, इच्छा जब उसके अंदर होती है, तो जो भी कर रहा होता है वो भी अज्ञान ही है, अर्थात वो भी मिथ्या का ही भाग है। उस क्रमिक घटनाओं को जो देख रहा है वो आपका वास्तविक स्वरूप है और वो कोई ज्ञान नहीं है। वो हर प्रकार के परिवर्तन को देख रहा है जो ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाता है। तो सत्य का ज्ञान हमेशा नकारात्मक ही होगा, अर्थात आपको केवल इतना पता चलेगा कि ये जाना जा रहा है, और विश्लेषण से आप ये जान जाएंगे कि जो जान रहा है, अर्थात जो आपका वास्तविक स्वरूप है, वो केवल जानेगा। उसके आगे जो भी हो रहा होगा वो बस एक फिल्म के समान होगा, एक मूवी के समान होगा, जो कि बस घट रही है घटना। उस घटना में हर चीज़ हो रही होगी। ये संघर्ष भी हो रहा होगा कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे और ज्ञान चाहिए, मैं क्या करूं जिससे मेरा ज्ञान बना रहे। ये भी संघर्ष जो है वो भी उस मिथ्या का ही भाग है, और वो आप नहीं है। उसमें जो प्रयास करने वाला होगा या प्रयास नहीं करने वाला होगा, वो दोनों ही आप नहीं होंगे। वहाँ कुछ तर्कपूर्ण घटनाएं घट रही होंगी, कुछ अतार्किक घटनाएं घट रही होंगी, कुछ मनपसंद चीज़ें हो रही होंगी, कुछ ऐसी घटना हो रही होगी जो आप नहीं चाह रहे होंगे, जो जीव नहीं चाह रहा होगा। वो सभी चीज़ मिथ्या का ही भाग होगा, और उन सभी चीज़ों को जानने वाले आप होंगे। अगर इस पर ही आप विश्लेषण करते चले जाएं तो आप ये पाएंगे कि कुछ भी हो जाए आप पीछे रहेंगे और आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। आपको कुछ भी कोई किसी भी तरह से बांध नहीं पाएगा। तो ज्ञान मार्ग में ज्ञान केवल इतना होता है कि मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं जो जीव है वो नहीं है, और उसके बाद केवल नकारात्मक ज्ञान ही बचता है, अर्थात जिसे अज्ञता कहते हैं कि अब कुछ जाना नहीं जा सकता है इसके आगे। मैं हूँ जो तत्व रहित है। मैं आखिरी पायदान पर हूँ जहाँ पर तत्व दिखता है, और सभी प्रकट अप्रकट भाग का मैं ही तत्व हूँ, और उसके पीछे कोई तत्व नहीं है, उसके पीछे केवल शून्य है। इतना ज्ञान होगा आपको, और इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके बाद कोई भी प्रयास आपको निरर्थक ही लगेगी। ऐसे करना चाहिए प्रयास, पर निरर्थक ही लगेगी, क्योंकि जानने के लिए कुछ बचता नहीं है। और ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ भी करके जाना नहीं जा सकता है। तो सत्य का ज्ञान केवल इतना ही होगा कि मैं हूँ, भले मुझे मेरे होने का ज्ञान हर समय रहे ना रहे, मैं रहूँगा, इतना पता चल जाएगा आपको।
आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार रख पाया हूँ मैं। अगर इस पर कोई साधक कुछ जोड़ना चाहते हैं या अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि दोहरी माया क्या है। इस पर भी कई बार चर्चा हो चुकी है। तो जो माया आपको आपके सामने दिख रही है, जो पहले तो ये बता देता हूँ मैं कि जो दोहरी माया शब्द है ये बस समझाने के लिए है। ये बताने के लिए है कि जो आपके सामने प्रकट है उसके ऊपर कई रंग लग जाते हैं, कई प्रकार की मान्यताएं चढ़ जाती हैं, जो कि अलग अलग जीव के दृष्टिकोण से अलग अलग हो सकती है। जैसे आपके सामने मान लीजिए एक दीवार है, उस दीवार पर कोई रंग होगा, तो ये रंग को आप कह सकते हैं कि माया है जो प्रकट है अभी। अब कोई दूसरा व्यक्ति आपके कक्ष में आके कह सकता है कि ये रंग सुंदर है, या फिर ये रंग और अच्छा हो सकता था। तो जो यहाँ पर अपूर्णता दिख रही है, उस अपूर्णता मतलब कि कुछ बदलने की जो इच्छा है यहाँ पर, कि सुंदर कम है या फिर कुछ दूसरा होना चाहिए था, ये दोहरी माया को जन्म दे रही है। जो है भी नहीं, बस किसी के अंदर विचार है या किसी के अंदर इच्छा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, वो उस दोहरी माया को जन्म दे रही है। और इससे जीव को एक लक्ष्य मिल जाता है जीवन जीने के लिए। इसी तरह से अलग अलग प्रकार की दोहरी माया हो सकती है। और दोहरी माया ही नहीं, माया के ऊपर माया, माया के ऊपर माया बनती चल जाती है। जितना ज़्यादा अज्ञान होगा, जीव उतनी गहरी माया के अंदर फंसा हुआ होगा। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो उसका कोई व्यवसाय है या नौकरी है जिसमें वो पर्याप्त धन कमा लेता है अपना जीवन सही तरह से व्यतीत करने के लिए। उसे कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है जो बताता है कि ज़्यादा धन होने से क्या लाभ है। तो अब उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि अब मुझे ज़्यादा धन कमाना है। फिर उसे कोई और व्यक्ति मिल जाता है जो बता देता है कि ज़्यादा धन कमाने के लाभ तो ये है, पर उसे और भी बढ़ाया जा सकता है अलग अलग जगह पर निवेश करने से। तो एक अलग प्रकार की माया प्रकट हो जाएगी। उस व्यक्ति को केवल अपना जीवन चलाना था, जिसके लिए उसके पास पर्याप्त धन था पहले, पर अब वो और माया बना लिया है अपने इर्द गिर्द। और ये माया चलती ही चली जाती है जब तक या तो दुख प्रकट नहीं होता है किसी कर्म से, या तो कोई संकेत ना करे, कि जब तक संकेत ना करे उस व्यक्ति को कि वो जिस दिशा में जा रहा है वो अनंत प्रकार की माया उसके सामने प्रकट कर देगा और उसका कोई अंत नहीं है, तब तक शायद वो आगे बढ़ता ही रहे उस अंधकार की तरफ। पर अगर ज्ञान हो जाए तो फिर जितने भी अनावश्यक कार्य हो रहे होते हैं, इस जीवन को चलाने के लिए बहुत सारे कार्य आवश्यक हैं, पर बहुत सारे कार्य जो एक व्यक्ति कर रहा होता है अपने जीवन में, वो बस कर रहा होता है, जिसका कोई कारण नहीं होता है। कारण बस समाज होता है कि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, या मुझे दिखाना है किसी को, या बस करना है। कोई कारण भी नहीं होगा उसके सामने। ये सभी प्रकार की अनावश्यक चीज़ अपने आप ही गिरने लगती है। तो दोहरी माया कहने का अर्थ यही है कि जो भी अनावश्यक है, जो भी आपके सामने प्रकट है और उसके ऊपर एक और रंग, एक और रूप चढ़ा दिया गया है केवल किसी और के कहने मात्र से, उसे दोहरी माया कह सकते हैं। ये शब्द है, बस कहने का मतलब यह है कि पूरी तरह से अनावश्यक कार्य है वो। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार रख पाया हूँ मैं। कोई और साधक अगर इस पर कोई और उदाहरण देना चाहते हैं या वो कैसे समझते हैं दोहरी माया को, तो बोल सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि स्वयं की मान्यताओं को कैसे जान सकते हैं।
जब हम मान्यताओं को ढूंढने लगते हैं, देखिए कोई भी साधक जब अपनी यात्रा शुरू करता है तो शुरुआत में एक बार उसे आत्मज्ञान हो जाए तो फिर कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब उसे नए नए ज्ञान का पता चलता है, अलग अलग दृष्टिकोण से आत्मज्ञान प्रकट होता है। कहने का अर्थ है कि पहली बार शायद जब आत्मज्ञान होने पर उसे इस बात का एहसास हुआ हो कि मैं सभी जगह हूँ, मुझ में कोई खंड नहीं है, मुझ में और सामने वाले व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। पर ये ज्ञान थोड़ी समय के बाद चला जाता है और फिर ये ज्ञान दोबारा प्रकट होगा, वो किसी और रूप में प्रकट होगा कि शायद ये शरीर एक मेटल डिटेक्टर की तरह है जो अनुभवकर्ता को डिटेक्ट कर रहा है, अनुभवकर्ता को जान रहा है। अलग अलग प्रकार से एक ही ज्ञान प्रकट होगा। तो ऐसे क्षण में साधक को ऐसा लग सकता है कि मेरी एक एक मान्यताएं हट रही हैं, मान्यताओं को देखना कठिन है, कैसे जानूं मैं सारी मान्यताओं को। तो एक एक मान्यताओं को जानना कठिन है, इसलिए यही सुझाया जाता है कि मान्यताओं को नहीं ढूंढिए, आप सीधे ज्ञान में रहिए, साक्षी भाव में रहिए। क्योंकि अगर आप एक एक मान्यताओं को हटाएंगे या फिर ये मान के चलेंगे कि मैं स्वयं हूँ, स्वयं कहने का मतलब यहाँ पर जीव है, मैं जीव हूँ जो एक एक मान्यताओं को हटा देगा, तो ये बहुत कठिन होगा। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मेरी एक एक मान्यता है, ये तो एक नया ज्ञान है जो मुझे पता नहीं था मेरे बारे में और अब पता चल गया। ये भी एक भ्रम ही है जो चल रहा है, अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि मैं जीव हूँ और मुझे एक नए अज्ञान का पता चल गया। क्योंकि स्वयं कहने का मतलब यही है कि मैं जीव हूँ, मुझे नए ज्ञान का पता चल गया, वो अज्ञान हट गया है, अब मेरी थोड़ी सी और प्रगति हो गई है। आप सीधे परम गद्दी पे बैठ सकते हैं कि आप अस्तित्व स्वयं है, आप अनुभव करता है और उसके सामने जो भी प्रकट है वो माया है, मान्यता ही है वो। अगर कुछ भी उसमें सत्य लग रहा है कि ये मेरा जीवन है, ये मेरे घर परिवार के लोग हैं, अगर कहीं भी सत्य लग रहा है तो वो मान्यताएं है। आप सारी मान्यताओं को एक साथ हटा सकते हैं। जो भी आपके ज्ञान को हटा देता है वो मान्यता है। आप अपने ज्ञान में बस बने रहिए और फिर इस बात को छोड़ दीजिए कि मुझे अपनी मान्यताओं को हटाना है। ये करना कठिन है क्योंकि तुरंत में कुछ ऐसा होगा जहाँ ध्यान पूरी तरह से ज्ञान से हटकर फिर कि माया के किसी भाग पर आ जाएगा। पर कोई बात नहीं, आपको जब याद आया फिर से ज्ञान पर आ जाए, क्योंकि एक एक मान्यताओं को हटाना कठिन है। और कभी कभी जब ऐसे क्षण आएंगे जहाँ पे लगे कि ये अज्ञान मेरे अंदर था, मुझे पता नहीं था, तो उसका भी आनंद ले लीजिए। वो क्षण अच्छा लगता है, पर फिर से आप अपने ज्ञान में ही आ जाइए कि जो भी मेरे सामने प्रकट है वो मान्यता है। हाँ, व्यवहारिकता में आपको जो भी कर्म करने हैं वो करते रहिए, ये जानते हुए कि वो मान्यता है, मुझे खाना खाना है, धन कमाना है, जो भी जीवन है उसका रख रखाव करना है, ये भी मान्यता है। पर ये जानते हुए आप अपने ज्ञान में रहिए और एक एक मान्यताओं को हटाने का कोई लाभ नहीं है। एक लंबा समय लगेगा और उसके बाद भी अनंत प्रकार की मान्यताएं बनी रहेंगी। ये मेरा दृष्टिकोण है। अगर इस पर कोई और साधक कुछ जोड़ना चाहते हैं या फिर वो क्या करते हैं बताना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अगर कोई साधक किसी और विषय पे भी चर्चा करना चाहते हैं तो कभी भी बोल सकते हैं माइक ऑन करके। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से अनुभव का कारण नहीं है, जबकि विज्ञान में हमें अनुभव का कारण मिल जाता है, दोनों में तादाद में क्यों नहीं है। यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर जो साधक हैं वो, जो मेरा दृष्टिकोण है कि उन्हें अभी दोनों ही वाक्यों का विश्लेषण करना चाहिए। ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से अनुभव का कारण नहीं है, ये अगर आप मनन करें तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि कारण नहीं हो सकता है अनुभव का। जब आप एक घटना का कारण ढूंढते हैं तो आपको कारण मिल जाएगा, पर आप पहले स्तर पर अगर ये जान लें कि यहाँ पर
अलग अलग घटनाएं नहीं हो रही हैं, केवल एक अनुभव है। जो गुरुजी की भी शब्दावली है उसमें गुरुजी अनुभव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम अगर ये वाक्य कहें कि अनुभव का अनुभव हो रहा है, तो बहुत ही सही वाक्य नहीं लगता ये। तो गुरुजी ने भी जो शब्द का इस्तेमाल किया है कि अनुभव करता है और अनुभव है, अनुभव का अनुभव हो रहा है ऐसा नहीं कहते हैं। कभी कभी कहा भी गया होगा, पर हमेशा जो तात्पर्य होता है, अभिप्राय जो होता है, वो यही होता है कि अनुभव है। क्योंकि अनुभव का अनुभव भी नहीं हो रहा है, बस अनुभव है यहाँ पर। जब हम घटना कहते हैं तो फिर हम कह देते हैं कि घटना के साथ जो क्रिया है, जिसे जिसे हम वर्ब कहते हैं, घटना का अनुभव हो रहा है जब एक छोटी घटना की बात करें कहते हैं। पर पूरी जो अनुभव यहाँ पे चल रही है, जो संपूर्णता प्रकट है यहाँ पर, वो बस प्रकट है, अनुभवकर्ता के सामने प्रकट है। क्योंकि अगर अनुभवकर्ता को अनुभव होगा तो फिर कोई ना कोई क्रिया प्रक्रिया चल रही होगी अनुभवकर्ता के अंदर, तभी अनुभव होगा। कोई आदान प्रदान हो रहा होगा, कोई किसी न किसी प्रकार का एक माध्यम होगा जहाँ से अनुभव होगा। तो इस पूरी धारणा को हटाने के लिए ही इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि जो भी प्रकट है वो अनुभव ही है। और ये जो प्रकट है इसका कोई कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि कारण हुआ तो वो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भी कारण हुआ वो भी एक अनुभव ही हो जाएगा फिर। इसीलिए एक शब्द पर्याप्त है कहने के लिए कि यहाँ अनुभव करता है और इसके सामने अनुभव है, और वो अनुभव ही स्वयं का अनुभव है, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं हो सकता है। जैसे आपको ठंडा लगेगा तो आप कह सकते हैं मुझे ठंडे का अनुभव हो रहा है, पर ये जो अनुभव आपके सामने प्रकट है वो संपूर्णता है, उसका कारण संभव नहीं है। उसका कारण अगर ढूंढेंगे तो वो कारण भी एक अनुभव हो जाएगा जो संपूर्णता का ही भाग हो जाएगा प्रकट रूप में। और जब विज्ञान भी किसी अनुभव का कारण देता है तो जिसे हम कह रहे हैं किसी अनुभव का कारण, वो एक घटना का कारण दे रहा होता है वास्तविकता में, संपूर्णता का अनुभव नहीं दे रहा है। अभी भी अगर जो धारणाएं इस्तेमाल की जाती है आधुनिक विज्ञान में, वो एक कहा जाता है कि बिग बैंग है और उसके पहले कुछ नहीं था, उसके बाद कुछ हो गया। ये तार्किक नहीं लगता है। कुछ नहीं है फिर कुछ हो गया, या फिर कुछ नहीं को परिभाषित करना पड़ेगा किसी तरह से कि वो कुछ नहीं क्या है। एक खाली डिब्बा होता है जो, क्या वो कुछ नहीं एक खाली डिब्बे की तरह है? कुछ नहीं से पहले क्या है? विज्ञान इसका उत्तर नहीं देता है, सिर्फ एक धारणा मात्र है। अगर आपको कभी भी कारण भी मिलता है विज्ञान में तो वो एक घटना का कारण मिलता है, और वो भी पर्याप्त नहीं है। अगर उस पर भी अगर विश्लेषण करते चले जाएं तो आपको उस जो घटना है, कारण प्रभाव है, अगर उसे आप एक सिस्टम मान लें तो सिस्टम के पीछे क्या है वो नहीं मिलेगा आपको कभी भी। वहाँ पर फिर यही कहना पड़ेगा कि कुछ नहीं है, शून्यता मात्र है, और वो शून्यता से कुछ प्रकट हो रहा है, और उस शून्यता को परिभाषित नहीं कर सकते। उस शून्यता को आप खाली भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं जैसा शून्य नहीं है वो, बस वो ऐसा है जिसमें कोई तत्व नहीं है। तो दोनों में तादात्म्य है। अगर आप सही तरह से उसे, जो शब्द है अगर सही तरह से परिभाषित करेंगे, सभी शब्दों को आप अगर एक ही स्तर पर लाकर जांचेंगे तो आपको एक ही उत्तर मिलेगा। ये मेरे दृष्टिकोण है। अगर इस पर कोई साधक अपने दृष्टिकोण डालना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। पवन जी ने कुछ लिखा है, मान्यता अज्ञान के कारण होती है, अज्ञान से दुख जन्म लेता है, तो क्या दुखों का अंत करने पर मान्यता का अंत हो जाएगा? हाँ, अगर आप प्रयास कर पाए ऐसा, पवन जी की अगर दुखों का अंत करने का प्रयास कर पाए तो
मान्यता अंत हो सकती है, पर फिर ये ऐसी बात हो जाएगी कि जैसे मान लीजिए धूप में 10 व्यक्ति खड़े हैं, तो मैं 10 व्यक्तियों को ना गिनकर 10 व्यक्तियों के परछाई को गिनना चाहता हूँ। तो कर्म एक ही जैसा हो जाएगा, मतलब जो प्रयास है वो एक ही जैसा है। आप मान्यताओं को हटाने के बजाय उसके परिणाम को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मैं कह रहा था पहले, वो ये कहना चाह रहा था कि अगर आप एक एक मान्यताओं को हटाएं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है क्या पवन जी? अगर किसी को आ रही है तो कुछ भी संदेश भेजिए एक बार। ठीक है पवन जी। मैं कहना चाह रहा था कि जैसा आपने कहा कि दुखों का अंत करने से मान्यता अंत हो सकती है क्या? तो हो सकती है, पर वो कार्य एक ही जैसा होगा, उसमें जो प्रयास लगेगा वो एक ही जैसा होगा, क्योंकि अब आप परिणाम पर कार्य करना चाह रहे हैं। मान्यताओं से दुख प्रकट हो सकता है, पर अगर आप एक एक दुख को हटाते जाएंगे तो एक एक करके मान्यता हटेगी। और ज़रूरी नहीं है कि सभी मान्यताएं दुख को जन्म दें। कुछ जीव के दृष्टिकोण से सुख भी देती है। जैसे कोई कहे कि मुझे गर्मी लग रही है और एसी चला दे तो ठंडी लगेगी तो अच्छा लगेगा, तो ये भी मान्यता है, पर थोड़ी देर के लिए एक सुखदायी अनुभव हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए। तो दुखों का अंत करने से मान्यता हटेगी, पर प्रयास उतना ही लगेगा। जब मैं कह रहा था उस समय कि एक एक मान्यताओं को हटाने से एक लंबा समय लग सकता है, तो यही था मेरा तात्पर्य कि सीधे आप अपने ज्ञान में रह सकते हैं। ज्ञान में रहने पर जो भी आपको अनुभव प्रकट रूप में दिख रहा है, जो भी आपके सामने प्रत्यक्ष है उस समय, वो सभी चीज़ मान्यता है, उसे आप एक ही बार में समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब ज्ञान ना रहे, जब ज्ञान, क्योंकि कई बार ऐसा होगा जब ज्ञान भुला दिया जाएगा और जीव फिर से प्रयास करने लगेगा कि मैं कैसे दुखों को हटाऊं। तो जो जीव कर रहा है उसे करने दीजिए, पर जैसे ही ज्ञान आए, अब अपने स्वयं के ज्ञान में आ जाए। उस समय फिर दुख भी आपको एक मान्यता ही दिखेगी, एक दोहरी माया ही होगी बस वो। फिर वो प्रयास नहीं रहेगा कि मुझे एक मान्यता को हटाना है या दुखों को हटाना है। फिर दुख का भी उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये साधारण सी इच्छा है किसी भी साधक की कि अगर मैं अध्यात्म में हूँ तो मेरे जीवन में सुख होना चाहिए। मतलब ये इच्छा है, ऐसा होता नहीं है, पर साधक ऐसा इच्छा करके आता है और ऐसी इच्छा होती भी है। देख, लंबे समय तक ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी, सब कुछ समझ जाने के बाद भी होती है। और मेरे ख्याल से कोई बुरी इच्छा नहीं है, क्योंकि जीव की इच्छा है, जीव ऐसे ही बना है। तो अगर जब भी प्रयास किया जाएगा उस दुख को हटाने का, बस ये हो जाएगा कि आप ज्ञान भूल चुके होंगे, आपका जो साक्षी भाव है चला गया होगा। आप अगर ये प्रयास भी करें कि मैं साक्षी भाव में रहकर किसी दुख को हटा दूंगा, करके देख सकते हैं, सबका शायद अनुभव अलग हो, तो वो भी कठिन हो जाएगा साक्षी भाव रखने में। क्योंकि जैसे ही आपने दुख को स्वीकृति दी, वो एक तरह की दोहरी माया है जो जीव के बने रहने के लिए जरूरी है। जीव तभी, जो अहम भाव है, तभी अपने आप को सार्थक समझेगा जब वो सामने के दुख को सत्य मानेगा, तभी अहम कुछ करेगा। पर अगर आप उस पूरे दुख को ही झुटला देंगे, जान जाएंगे कि जो भी आपको पता है, आपका जो ज्ञान है, जान रहे हैं कि ये मिथ्या है,
तो दुख पहले चला जाएगा उस समय जैसे ही, और आपका साक्षी भाव पूरी तरह से बना रहेगा। और फिर वो दुख एक कठिन समय के रूप में होगा, या फिर एक ऐसी घटना जिसे सुधारना है उस रूप में प्रकट रहेगा, और आप फिर अब सुधारने पे कार्य करेंगे, इसके बजाय कि दुख मैं कैसे दूर करूं। क्योंकि दुख फिर और भी प्रकार की वृत्तियों को जागृत कर देगा, भावनाएं चलने लगेंगी, अलग अलग प्रकार के विचार आ जाएंगे पुराने, उसने ऐसा किया, मुझे ऐसा करना चाहिए, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सभी चीज़ें ये सभी विचार जो प्रकट हो रही हैं, ये जीव के दृष्टिकोण से प्रकट हो रही हैं। आप अगर ये प्रयास करके देखें, या प्रयोग कर सकते हैं और बता भी सकते हैं अगले सत्संग में कि क्या फल हुआ उसका। आप अगर चीज़ों को सुधारने का प्रयास करेंगे तो वो अहम भाव की जीत होगी। अहम जीत गया है वहाँ पर, और ज्ञान हट गया है वहाँ पर। आप इसे पूरी जागृति में करने का प्रयास करें कि मैं ये कार्य ठीक करूँगा, साक्षी भाव में रह के। आप बार बार पाएंगे कि आप वो कार्य ठीक कर रहे हैं और साक्षी भाव तुरंत चला जा रहा है। फिर आप लाने की कोशिश करेंगे, फिर तुरंत चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मूल है ज्ञान, वो हटा दिया गया है। जीव को सत्य मान के, जीव की भावनाओं को सत्य मान के कार्य किया जा रहा है। तो मेरा यही सुझाव है, या फिर मेरा दृष्टिकोण यही है कि दुखों का अंत मान्यता का तो अंत कर देगा, पर वो बात एक ही रहेगी, एक ही तरह का कर्म है, मान्यताओं को हटाने के जैसा ही है। सीधे सभी मान्यताओं को एक साथ हटा दीजिए कि मैं हूँ और मेरे सामने जो भी प्रकट है वो मान्यता मात्र है। जैसे एक उदाहरण मैं पहले भी कई बार दिया हूँ कि जब हम देखते हैं पृथ्वी के नक्शे को, जो ग्लोब होता है, उसमें हमें एक छोटे बच्चे को दिखाएंगे तो वो बोलेगा जो नीला हिस्सा है वो पानी है। पर किसी भूवैज्ञानिक को दिखाएंगे तो वो बोलेगा ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है। उसे वो मान्यता पता है। आप अगर साक्षी भाव में रहेंगे तो जो भी है वो स्वीकार हो जाएगा। हाँ, ऐसा होता है, कार्य को ठीक करते समय चेतना नहीं रहती। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कार्य को ठीक करने के लिए जीव अब संघर्ष कर रहा है। तो जीव के लिए एक तरह से एक स्वीकृति है कि जीव सत्य है। उस समय जब किसी ऐसी चीज़ को करने का प्रयास करेंगे कि जो जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जीव उसे करना ही चाहता है, तो जीव भाव में आ गया ना। हम बढ़ना चाह रहे हैं ऊपर और हम वापस से माया के स्तर पे आ गए। तो ऐसा होता है। तो यही है कि ज्ञान में रहें, और कभी कभी ऐसा होगा कि व्यवहारिकता में पूरी तरह से कार्य करना पड़ेगा, और उस समय बस जितने भी क्षण के लिए आपका साक्षी भाव बना रह सके बनाए रखें। बाकी जो कार्य जरूरी है वो तो करना ही होगा। ये मेरे विचार हैं, पर इस पर और भी साधक जुड़े हुए हैं अगर, क्योंकि सभी के साथ मेरे ख्याल से ये समस्या आती होगी। बाकी साधक अगर अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। प्रवीण जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलिए शुभम जी। हाँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना समय के बारे में, तो समय एक धारणा है ऐसा कहा गया है। लेकिन जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारे घटना है यूनिवर्स में, ऐसे कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इंद्रिय से साक्षी को अनुभव नहीं होता उनका। ऐसे बहुत इंद्रिय की सीमा की वजह से वैसे होता है। लेकिन जो सिद्धांत है, साइंटिफिक थेरीज, जहाँ पे स्पेस टाइम कर्व ऐसे जो प्रूव किया गया है, तो उसके उस तर्क से समय को अवधारणा नहीं कहा जा सकता। जैसे कि अगर कोई घटना अगर पृथ्वी पर अगर चल रही हो और सेम वही घटना किसी दूर के प्लैनेट पर अगर चल रही हो, तो वो दोनों सापेक्ष एक दूसरे के सापेक्ष में समय की गति अलग होंगी दोनों में।
दोनों घटनाओं के चलने में। तो इसे अवधारणा कहा नहीं जा सकता, ऐसे मेरा मतलब मनन है इस पे। जी। मतलब मैं समझा नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि समय दो जगह अलग अलग तरह से चलेगा? तो हाँ बोलिए। जी, इसको मतलब अवधारणा कहना या धारणा कहना गलत होगा, ऐसा मेरा मनन है। यह एक चीज़ है समय, अ, इसे धारणा नहीं कहा जा सकता, ऐसे मेरा मनन है। ये मेरा प्रश्न है। क्या धारणा कहना गलत होगा क्या समय को? नहीं, मैं मेरा मनन तो यही कहता है कि ये धारणा है। इसे आप अभी अपने अपरोक्ष अनुभव में देख सकते हैं कि समय नहीं है अभी, मतलब। मैं वही कह रहा था, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं। अगर बड़े स्केल पर अगर देखा जाए ना, तो यहाँ इस पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है, यहाँ जो टाइम स्पेस टाइम कर्वेचर है, इसकी वजह से हमें अनुभव नहीं होगा उसका। लेकिन अगर दूर के जहाँ बहुत ग्रेविटी बहुत शक्तिशाली हो, तो वहाँ पे वही घटना इस घटना के सापेक्ष में अलग होगा, वह गति उस घटना का। तो उससे ये कैसे सिद्ध हो रहा है कि आप ये कह रहे हैं ना कि समय दो तरह से मापी जाएगी? जहाँ पर आप गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है वहाँ पर अलग तरह से समय होगी, जहाँ कम है वहाँ अलग तरह से होगी। तो ये तो ऐसा हो गया ना कि दो जगह दो अलग प्रकार की परिभाषा हो गई समय की। दो परिभाषा हो गई समय की, तो फिर वो सत्य नहीं हुआ। हाँ हाँ, मैं सत्य नहीं बोल रहा, सत्य नहीं है, विषय कहा जा सकता है उसको। विसत कहा जा सकता है, मैं यही बोल रहा हूँ। तो इसे धारणा कहना, धारणा हम उसे कहते हैं कि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, या तो। लेकिन यहाँ पे एक घटना के सापेक्ष में दूसरी घटना को तुलना करने पर यह दिख रहा है कि वो कोई क्या तो चीज है, समय जिसका फ्लो दिख रहा है। तो उसे धारणा कहना सही नहीं लग रहा मेरे को। नहीं, जैसे कि मेरे विचार ऐसे हैं कि जैसे आपने कहा कि धारणा उसे कहते हैं जो है ही नहीं पर समझाने जी के लिए काम आ जाती है। तो जी जी। अभी हम अगर देखें, जो हम बात कर रहे हैं, कुछ समय हो गया है, तब 1 मिनट हो गया होगा बात करते हुए, तो ये समय में दिख रहा है, हमें घटना घट रही है। हम्म। तो तो ये एक तरह से कह सकते हैं जीव के माया के स्तर पर कि समय दिख रहा है। पर अगर अभी विश्लेषण करें कि ये क्षण जिसमें ये बात हो रही है वो कितने देर की है, अगर समय है तो अभी का भी कोई समय एक मात्रा होनी चाहिए ना, अभी जो क्षण गुजर रहा है। तो हम्म। कुछ मिलता नहीं है, शून्य ही मिलता है। मतलब अभी जो नाव है, जो प्रेजेंट है, वो 0 सेकेंड का ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। अगर उससे बड़ा हुआ, मान लीजिए 10⁻⁻⁶ सेकेंड का नाव हुआ, तो वो नाव भी तो ऐसे कह सकते हैं कि 1 माइक्रो सेकेंड का हुआ। फिर 1 माइक्रो सेकेंड को भी प्रश्न आ सकता है कि वो 1 माइक्रो सेकेंड के कौन से वे हिस्से को प्रेजेंट कहा गया है, वर्तमान कहा गया है। फिर वही प्रश्न आ जाएगा कि अगर आप नाव को 10⁻⁹ भी कह देंगे, नैनो सेकेंड भी कह देंगे, फिर यही प्रश्न आ जाएगा कि उस नैनो सेकेंड को भी तो तोड़ा जा सकता है। वो कौन सा है हिस्सा जिसको प्रेजेंट कहा जा रहा है? तो अगर अभी वर्तमान प्रेजेंट को अगर आप तोड़ते जाएंगे तो आपको शून्य से ज़्यादा किसी भी चीज़ को आप वर्तमान नहीं कह पाएंगे। और उसके बाद भी ये जो घटना चल रही है, हमारी वार्ता जो चल रही है, वो समय में प्रतीत हो रही है। तो ये समय की धारणा आ जा रही है यहाँ पर, ये जानते हुए कि वर्तमान शून्य है। और वर्तमान शून्य है तो भविष्य कभी भी वर्तमान में नहीं आ सकता है, वर्तमान कभी भी भूत में नहीं जा सकता है।
ये मेरे विचार हैं, पर इस पर आप मनन कर सकते हैं। प्रवीण जी नमस्कार, शुभम जी नमस्कार। नमस्ते नमस्कार जितेंद्र जी। जी, नमस्कार। प्रवीण जी इन शुभम जी के प्रश्न पे ना मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। दरअसल जो टाइम डायलेशन वाली थ्योरी आप बता रहे हैं ना, ग्रेविटेशन की वजह से वो जो स्पेस टाइम जो है वॉर्प हो जाता है, फिर उसकी वजह से टाइम और जहाँ ग्रेविटी ज्यादा होती है वहाँ पे टाइम स्लो फील होता है। जो आप बता रहे हैं ना वो सारी जो है विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत आती है, और विज्ञान को हम पहले ही ज्ञान मार्ग में बता चुके हैं कि शायद कल ही या आई थिंक पिछले वाले सप्ताह में बात हुई थी, गुरुजी से ही मैंने पूछा था कि क्या अधिकांश विज्ञान को विसत्य कह सकते, तो गुरुजी ने ही बताया था कि अधिकांश नहीं, विज्ञान है ही पूरा का पूरा विसत्य पे आधारित। और जो हम समय की जो परिभाषा बताते हैं, हम ज्ञान मार्ग के परिभाषा के अंदर बताते हैं। तो आप ना दो इस तरह के ज्ञान को मिला रहे हो और उनसे कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद इस वजह से आपको उन चीजों को समझने में परेशानी हो रही है। जो साइंस के लेवल पे है वो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे ट्रू है, बिल्कुल ऐसा देखा गया उपकरणों द्वारा और मैथमेटिकल कैलकुलेशन द्वारा। जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो नियम है, माया के नियम है, प्रकृति के नियम है। प्रकृति मिथ्या है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नियम नहीं है या सब कुछ झूठ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो विसत्य है। जो टाइम डायलेशन आप बता रहे हो वो विसत्य के अंतर्गत आएगा। आपको प्रतीत होगा ऐसा सब कुछ जो आप करोगे, आपकी कैलकुलेशन आएंगी, वो सब चीजें, वो ये कहाँ से आ रही है कैलकुलेशन? वो कैलकुलेशन भी तो माया से ही निकल के आ रही है ना। तो माया का आपको प्रमाण क्या मिलेगा माया से? माया के द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों से या माया से उपलब्ध जानकारी से या माया से जो भी आपको अनुभव मिल रहा है उससे क्या मिलना है? शून्य मिलना है आखिर तक, जैसे कि प्रवीण जी ने बताया। तो वो दो स्तरों का ज्ञान है, विसत्य है वो विज्ञान जो है। ऐसा नहीं है वो झूठ है। झूठ अक्सर मिथ्या को झूठ से कंपेयर कर लिया जाता है। झूठ नहीं है, विसत्य है। माया मिथ्या है, जैसी है वैसी प्रतीत नहीं होती है, और जैसी प्रतीत होती है ऐसी है ही नहीं, और जैसी है वैसी कभी भी दिखती ही नहीं है, दिख ही नहीं सकती। इंद्रियों सीमित कर देती हैं जीव की उत्तरजीविता के लिए। वरना अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं विज्ञान की परिभाषा में कहूँ, अगर हम मोबाइल रेडिएशनों को देख पाए तो हम चल नहीं पाएंगे। हमें लगेगा जैसे कि कोहरा है चारों तरफ, देख ही नहीं सकते हम ब्लूटूथ रेडिएशन को, और जो विभिन्न तरह की वाईफाई रेडिएशन आजकल जिनसे घिरे हुए हैं हम, वो हमारे लिए अदृश्य हैं क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर हम उन्हें देख पाए तो हम कुछ भी नहीं दिखेगा, कोहरे जैसा दिखेगा। तो यही है माया, जो उत्तरजीविता के लिए इंद्रियां ना सीमित कर देती हैं। जो आप कह रहे हैं वो प्रतीत होगा, सब कुछ है, कैलकुलेशन है, बिल्कुल अप टू द पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट के नेक्स्ट 10 to 100 प्लेस तक भी वो कैलकुलेशन सही हो सकती है, लेकिन वो सब आखिरकार है विसत्य ही। ये मेरा मतलब मानना था। जी शुभम जी, जी प्रदीप जी। जी जी धन्यवाद जितेंद्र जी। हाँ, मेरा भी ऐसा ही विचार है कि अगर माया के स्तर पर आप ढूंढेंगे तो आपको समय भी मिल जाएगा, स्थान भी मिल जाएगा, पर आप बस उस पर थोड़ा भी अगर मनन करें तो कोई आधार नहीं रहेगा, समय कहने का कोई आधार नहीं रहेगा। जैसे मैं जो अभी ये कह रहा था कि शून्य समय वाला, इस पर आप मनन कर सकते हैं शुभम जी एक बार, कि नाव कितना देर में होना चाहिए किसी भी जगह। मान लीजिए आप ऐसी जगह पर है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी आपको समय दिखता रहेगा, क्योंकि वो भी तो एक माया ही होगी जो आपके सामने प्रकट होगी। पर वहाँ पे भी आप इतना सा मनन करें कि प्रवीण जी, वहाँ का जो आपने वर्तमान है। आपने शून्य के बारे में अभी जो कहा ना, आई थिंक नेटवर्क के कारण नहीं सुनाई दिया अच्छे से। आप फिर से रिपीट करेंगे क्या? हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे कि आपने कहा कि जहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे समय की
जो धारणा होगी थोड़ी अलग होगी पृथ्वी के मुकाबले। तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि वर्तमान कितनी देर का होना चाहिए, वहाँ भी भूत वर्तमान भविष्य होगा। तो वहाँ पर भी अगर इस बात का वर्णन करेंगे कि वर्तमान कितने देर का होगा, तो वो शून्य ही आ सकता है। बस अगर इतना अगर आप ढूंढ ले कि वर्तमान कितने देर का होगा, तो ये धारणा जो है ये पूरी टूट जाएगी समय की। उसके बाद भी समय दिखता रहेगा, उसके बाद भी हम लोग 9 बजे ही मिलेंगे शनिवार को, पर ये समझ जाए, ये मतलब क्लियर हो जाएगा कि समय नहीं है। और यही एक कारण है कि समय की जो धारणा है वो अलग हो जाती है। और भी ऐसे आप देख सकते हैं कि हम कहते हैं ना, फोटोन का स्पीड जो होता है, लाइट का स्पीड, अगर उतने स्पीड पर चलेंगे तो समय रुक जाता है, शून्य हो जाता है, और मास इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ भी मनन कर सकते हैं कि फोटोन अपनी जगह से कभी हिलता ही नहीं है, क्योंकि समय ही नहीं है फोटोन के लिए। तो फोटोन लाइट के स्पीड से ट्रैवल करेगा क्योंकि वो लाइट ही है, तो वो कहीं निकला ही नहीं कभी अपने जगह से। हमें लगता है कि टॉर्च जलाएं हम और दीवार सामने की दिख गई रोशनी में, पर फोटोन के पर्सपेक्टिव से देखें तो समय निकला ही नहीं है। और ये सब जो संपूर्ण दृश्य दिख रहा है हमें, वो फोटोन से दिख रहा है। बस एक अलग दृष्टिकोण है ये। पहला वाला जो तरीका बोला मैं, वो ये है कि बस वर्तमान के समय को ढूंढिए, कितनी देर में होगा ये। यहाँ से मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाएगा कि ये शून्य समय में ही होगा। जी जी हाँ, प्रवीण जी। प्रवीण जी, समय की अवधारणा पे ना मैंने बहुत पहले, जब मैं ज्ञान मार्ग में नहीं था, तो मैंने ना थोड़ा सा मनन किया था। तो मेरा तार्किक दृष्टिकोण ये आया था, मैं दरअसल ये इस चीज पे मनन कर रहा था कि ना विज्ञान में दो चीजें मानी जाती है। एक तो होती है सी का मतलब है जो इस ब्रह्मांड में अधिकतम रफ्तार हो सकती है किसी चीज की, और फिर होती है प्रकाश की रफ्तार। तो हम प्रकाश की रफ्तार और सी को जनरली एक जैसा ही मानते हैं, क्योंकि प्रकाश ही वो चीज है जो इस ब्रह्मांड में अधिकतम रफ्तार पर चल पाता है, जो हमने अभी तक जाना है। तो मैं ये मनन कर रहा था कि जो सी है ना, जो अधिकतम रफ्तार है, क्योंकि हमने अभी तक प्रकाश को ही अधिकतम रफ्तार पे एक चलते हुए देखा है, तो हमने उसको सी को उतनी वैल्यू दे दी है। पर जो मेरा मनन कह रहा था, वो कह रहा था कि जो सी होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए। और यहाँ तक कि विज्ञान के कुछ परीक्षण भी दिखाते हैं, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट है, वो उसमें दिखाते हैं कि वो इंस्टेंटेनियस परिवर्तन होता है, बेशक वो लाइट ईयर्स दूर हो। वो पार्टिकल, दो पार्टिकल अगर एक में चेंज है तो दूसरे में तुरंत चेंज होता है बिना किसी टाइम के। तो यहाँ से भी कुछ चीजें मतलब इस ओर इशारा करती है कि जो टाइम है वो डीप लेवल पे जाते हैं तो वहां पे टाइम नहीं मिलता है, नहीं मिलता वहां पे। कुछ चीजें करती हैं इशारा इस ओर। जी प्रवीण जी। जी धन्यवाद जितेंद्र जी अपने विचार बताने के लिए। क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में तो मुझे नहीं पता है ज़्यादा, पर आप कर सकते हैं मनन इस पर भी, जिन्हें भी और जानना है। और अगर कोई साधक अपने विचार इस पर व्यक्त करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। पवन जी बोल रहे हैं कि विचारों का क्या महत्व है और विचारों को कितना महत्व देना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी समस्या विचार ही है। हाँ हाँ पवन जी, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी, मैं बस बोल रहा हूँ कि कभी कभी विचार आ जाएं और फिर फंस जाते हैं उन्हीं विचारों में, उनसे निकलना कभी कभी कठिन हो जाता है। तो विचारों को महत्व देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप पाएंगे कि दो प्रकार के मुख्य विचार आते हैं। एक विचार ऐसे होते हैं जो आपको अगला कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि उदाहरण दे रहा हूँ बस मैं, कल सुबह 9 बजे मुझे ऑफिस जाना है, तो ये एक विचार है कि अब मुझे रात में कितने बजे सोना चाहिए, या अलार्म लगाना है, या मैं खुद उठ जाऊँगा, या क्या खाना खाना है। ये एक प्रकार का विचार है जो कल की घटनाओं को
करने में मदद करेगा। और एक दूसरी प्रकार की विचार होंगी जो उत्तरजीविता से संबंधित नहीं होंगी। वो ऐसे होंगी कि मुझे उस दिन ये कार्य नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया, या फिर मेरे साथ कुछ कोई कर दिया था। जो मैं जानता हूँ वो ये है कि ये उत्तरजीविता से संबंधित जो विचार होती हैं उसे आप उस पर आप पूरा ध्यान दे सकते हैं व्यवहारिकता के रूप में, ये जानते हुए कि ये भी सत्य नहीं है, पर ये करना जरूरी है ताकि जीवन चलता रहे सुखपूर्वक। पर बाकी इसको छोड़कर कोई भी विचार अगर आती है तो वो पूरी तरह से महत्वहीन है, उसके आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। पर समस्या ये है कि जब ये दूसरे प्रकार की विचार प्रकट होती है जो कि उत्तरजीविता से संबंधित नहीं होती है, जो बस आ जाती है और उसके बाद फिर फंसा लेती है जीव को, वहाँ पर जीव भाव बहुत ही प्रभावी हो जाता है। जीव चाहता है कि कुछ भूतकाल में जाके बदल दे, या भविष्य में कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि भूतकाल ठीक हो जाए, या भविष्य में वैसी घटना ना हो जो भूतकाल में हो गई थी। तो ये पूरी तरह से महत्वहीन है। इसे आप अगर छोड़ पाए तो छोड़ दीजिए। करना कठिन है, क्या करना आसान है? इन विचारों के मुकाबले साक्षी भाव में रहना। साक्षी भाव में अगर आप रहेंगे तो ये विचार जो उत्तरजीविता से संबंधित नहीं है वो ठहर नहीं पाएंगी। ये आप करके देख सकते हैं प्रयोग, अगर ऐसा हो तो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है करना। पर अगर कोई विचार ऐसे आपको फंसा रही है जो बाकी कार्य नहीं करने देती हैं, या कोई व्यक्ति है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कई साधक उदाहरण देते हैं कभी कभी कि वो उस व्यक्ति को ठीक हो जाना चाहिए, या वो व्यक्ति सारा कार्य गलत करता है, मेरे अनुसार नहीं करता है। तो ये विचार भी देखिए उत्तरजीविता से संबंधित हल्की सी है। ऐसा लगेगा कि जीवन, अगर वो व्यक्ति मेरे अनुसार कार्य करे, मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ठीक ऐसे, आप बस भाव को समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे जैसा कार्य करे तो जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा, और ये उत्तरजीविता से संबंधित है। पर ये नहीं है उत्तरजीविता से संबंधित, क्योंकि वो व्यक्ति आपके अनुसार कार्य नहीं कर रहा और फिर भी जीवन चल रहा है। तो ये भी भ्रम है एक। यहाँ पर भी अहम अपने आप को महत्वपूर्ण बताना चाहता है केवल, कि मेरे अनुसार कार्य नहीं हुआ है। तो आप इसे भी जाने दे सकते हैं। केवल उतने विचार को आप महत्व दे सकते हैं जिससे कि जीवन चलता रहे, जिससे सब कुछ सुखपूर्वक चलता रहे। बाकी सभी को जाने दे सकते हैं। बाकी कुछ भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं, करने का कोशिश कीजिएगा। साक्षी भाव रखेंगे तो जो भी अनावश्यक विचार हैं वो चले जाएंगे। बस समस्या ये होगी कि जब वो विचार आएंगे तो साक्षी भाव रखना है ये याद ना रहे। इसके लिए जो उपाय आपको पता होंगे कि क्या क्या उपाय होते हैं साक्षी भाव बना के रखने के, नोटिफिकेशन, फ़ोन के, रिंगटोन, पासवर्ड, जिससे कि एक बार बस वो स्टार्ट हो जाए। एक बार स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद वो फिर होने लगेगा। फिर बाद में आपको सब उपायों की ज़रूरत नहीं होगी, फिर वो अपने आप आने लगेगा। फिर कुछ समय बाद वो और निरंतर रहने लगेगा। एक दो बार आपको किसी न किसी तरह से प्रयास करना होगा, कुछ ना कुछ उपाय लगाना होगा, उसके बाद वो अपने आप चलने लगेगा। कोई और साधक अगर इस पर कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे साधकों का ये के साथ होता है, कुछ विचार आ जाते हैं और फंस जाते हैं विचारों में, तो उनके क्या उपाय हैं अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम हर्ष जी। जब अंतर्मुख हो जाते हैं और वो जी प्रणाम गुरु जी। जैसे अंतर्मुख हो जाते हैं और अपने आप मौन और शांति की अनुभूति हो जाती है, तो फिर ये ठहरते ठहरते हम समाधि में जाते हैं, तो क्या इससे भी आगे कुछ करना होता है? वो आप पूछ रहे हैं मुझसे। आप कार्यक्रम कर रहे हैं क्या हर्ष जी? नहीं जी, कार्यक्रम नहीं करते हैं हम तो, बस ऐसे ही
ज्ञान साधक है हम। आप योग मार्ग से हैं क्या? जी, पहले हमने ध्यान साधना की थी, योग मार्ग की साधना जो विपश्यना थी ने वो की थी, और अब हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान मार्ग में है। तो सुनते सुनते हमको ये अनुभूति हो गई है, तो मुझे लगा कि आज ऐसे ही ज्वाइन हो गई हूँ तो मैं बात करूँ। इसके बारे में मैं ज़्यादा तो आपको नहीं कुछ भी मार्गदर्शन दे पाऊँगा, क्योंकि मैं भी साधक ही हूँ, मैं भी गुरु नहीं हूँ। हम सब यहाँ जो जुड़े हुए हैं वो साधक ही हैं। यहाँ पर केवल ज्ञान मार्ग के जो साधक हैं वो उनमें जो शुरुआती चरणों में जो दिक्कतें आती हैं उसमें सहायता दी जा सकती है। योग मार्ग में अगर जैसे आप ध्यान की बातें कर रही हैं, समाधि की बातें कर रही हैं, ज्ञान मार्ग में कोई विशेष समाधि नहीं है। यहाँ पर आपको जिस भी प्रकार का अनुभव हो जाएगा उसे ये बता दिया जाता है या फिर ये समझा दिया जाता है प्रमाण के साथ कि जो भी आपको अनुभव हो जाए वो मिथ्या ही है। और ये तब समझ में आता है जब एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि मैं जानने वाला हूँ। आप ये जान जाते हैं जब कि मैं जानने वाला हूँ, उसके बाद जो भी बचता है वो मिथ्या है। अगर ये दोनों बात समझ में आ जाती है, उसके बाद बस एक कार्य और करना होता है कि आपको बस अंतर ढूंढना होता है, और फिर जो भी घट रहा है, जो भी प्रकट है, वो एक तरह से समाधि ही है। पर जिन समाधि की बात आप कर रही हैं हर्ष जी, उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको मार्गदर्शन नहीं दे पाऊँगा। जी, वो मैं यही ज्ञान मार्ग वाली बात कर रही थी कि जो जानने वाला को जान जाता है, पर फिर कुछ करना ही नहीं रहता है, क्योंकि उठते बैठते वो समाधि में ही है, ऐसा ही उसे लग जाता है। मैं यही कहती थी, ध्यान तो हमने बहुत पहले किया था, और समाधि की अवस्था हम पहुंच जाते थे। फिर हमने ये ज्ञान मार्ग में किया। हाँ, तो अगर आप ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से पूछ रही हैं तो कुछ और नहीं है। जो भी आपको अनुभव हो रहा है, और अगर आपको ये लग रहा है कि वहाँ पर कोई भेद नहीं है आप में और जानने वाली वस्तु में, तो ये पर्याप्त है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। बस मैं यही कहने वाली थी, और यही पे हूँ, बस यही शेयर करनी थी ये बात। जी धन्यवाद। तो आपको और कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जैसे आपने शब्दों का भी जो सही भाव से प्रकट किया कि अंतर्मुख होके जब आप हो जाती हैं और आपको शांति का अनुभव होता है, तो वो वही आपका वास्तविक स्वरूप है, वही पूर्णता है। वहाँ से कुछ और प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर करेंगे तो फिर वो वहाँ से हटा देगा आपको। ये आपका स्वयं का अनुभव होगा, और कुछ करना नहीं है वहाँ पर। जी धन्यवाद। जी, सही बात है। जी, सही बात है। धन्यवाद, खूब धन्यवाद। आज के 2 प्रश्न और बचे हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि जब जीवन सत्य नहीं तो जीव का क्या लक्ष्य होना चाहिए। ये भी शुरुआती प्रश्न ही है। जब तक ये आत्मज्ञान ना हो तभी तक ये प्रश्न आएगा कि जीवन सत्य नहीं है और मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि आत्मज्ञान अगर हो जाए तो फिर ये तुरंत समझ में आ जाता है कि जीव भी नहीं है। जिस प्रकार से जीव नहीं है उस प्रकार से जीवन नहीं है, उस प्रकार से कोई भी लक्ष्य रखना महत्वहीन है। एक बार आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं, उसके बाद जो भी लक्ष्य रख रहा है, जो भी वृत्तियां मिलकर लक्ष्य रख रही है, उसे रखने दीजिए। कोई भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जब तक ज्ञान ना हो, मैंने साधक अगर प्रयास कर रहा है और फिर भी ज्ञान ना हो, तो कहा जा सकता है कि जीवन का लक्ष्य मनुष्य जन्म से मुक्ति है। पर यह भी तभी कहा जा रहा है जब आत्मज्ञान नहीं हुआ है।
ताकि साधक एक सही दिशा में रहे। पर जैसे ही आपको आत्मज्ञान हो जाता है, आपको पता है कि अब आपको कोई और प्रयास नहीं करना है, क्योंकि अगर आत्मज्ञान होने के बाद भी वो जीव बच गया है जिसके पास लक्ष्य है कुछ, तो फिर ज्ञान नहीं ठहर रहा है, यही कहना होगा। कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज्ञान में रह पा रहे हैं तो उसी में रहिए बस। आज का आखिरी प्रश्न है कि जब सभी कार्य स्वतः हो रहे हैं, फिर जीव कुछ भी करने में समर्थ कैसे है? ये पिछले प्रश्न से ही मिलता जुलता है कि सभी कार्य स्वतः हो रहे हैं, ये भी तभी पता चलेगा जब आप ज्ञान में रहेंगे। जीव कुछ भी करने में समर्थ इसीलिए है क्योंकि आप अनुभव के किसी हिस्से को मैं मान रहे हैं, जो आप हैं नहीं। एक वृत्ति उठ रही है, एक इच्छा उठ रही है, और फिर उस इच्छा के पीछे चल रहे हैं, मुझे ये पाना है या फिर ऐसा कुछ करना है। अगर ये विचार चल रहा है, उस विचार के पीछे चल रहे हैं आप, तो फिर जीव भाव है ये। और तब तक ऐसा भी लगेगा कि जीव कुछ कर सकता है, वो गेट खोलता है, वो खाना बनाता है, खाना खाता है, गाड़ी चलाता है, ऐसा लग सकता है। पर जब आप स्वयं के ज्ञान में रहते हैं तो आप जान रहे होते हैं कि सभी घटनाएं एक के बाद बस एक हो रही हैं। उसमें ये जो तर्क दिख रहा है, उसमें जो एक सार्थकता दिख रही है, वो केवल इसी कारण से दिख रही है क्योंकि वो घटना बहुत बार हो चुकी है आपके सामने। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसको आप बोलेंगे एक सर्कल बनाने, तो वो कुछ भी बना देता है। पर एक वयस्क व्यक्ति को सर्कल बनाने बोलेंगे तो वो एक सही प्रकार का सर्कल बनाएगा जो ठीक ठाक गोल दिखेगा। बस अंतर इतना है कि जो वयस्क है वो कई बार उस कार्य को कर चुका है, तब उसमें उसको अर्थ दिख जाता है, उसको समझ में आता है कि कैसे करना है। बुद्धि सहायता करती है उस निरर्थक कार्य को भी एक सुंदरता देने में। आप अपने ज्ञान में रहेंगे तो सभी चीज़ जो हो रही है वो निरर्थक है, ये आपको समझ में आएगा। और आपको ये भी समझ में आएगा कि जो भी व्यवहारिकता में सही है वो करना जरूरी है, और उसके बाद भी वो निरर्थक है। जी, आशा करता हूँ ये यहाँ पे अपने विचार रख पाया हूँ मैं। आज के इतने ही प्रश्न थे। अगर कोई साधक कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ बपन जी बोलिए। प्रणाम प्रवीण जी। प्रणाम जी। जो मैंने विचार का जो प्रश्न रखा था, ये मुख्य समस्या नहीं है मेरी कि मुझे आजीविका के जो विचार सताते हैं, या कोई किसी ने कुछ कह दिया, या कल क्या करना है इसके विचार सताते हैं। ये मुख्य समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है जानने की लालसा की। अब जैसे उदाहरण के तौर पर कि कहीं मैं किसी व्यक्ति से मिलने गया हूँ, तो किसी व्यक्ति से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये काफी नहीं है। मुझे ये जानना है कि उसके भीतर भी क्या चल रहा है। तो ये इतनी अधिक जानने की लालसा मुझे सताती है, परेशान करती है। मैं ये जानता हूँ कि ये व्यर्थ है, कोई काम का नहीं, पर फिर भी ये भाव अंदर आता है कि सब कुछ जान लूं, सब कुछ समझ लूं। ये कह सकते हैं कि थोड़ी ऐसे कह सकते हैं कि विकार, क्या ये विकार है? आप अभी है क्या कार्यक्रम में? ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप हैं तो गुरु जी से पूछ सकते हैं। वैसे ये मेरे अनुसार तो विकार है, पर ये बहुत सारे लोगों में होता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी विकार है। पर यही है कि आप यहाँ पर देख पाते होंगे जब आप जानना चाहते हैं कि उसके सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या भाव चल रहा है, या मुझे और भी जानकारी चाहिए, यहाँ पर जीव भाव बहुत ही प्रबल हो जाता है। मैं बस आपको उपाय बता रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि ये उपाय इतने ही हैं। आप भी अगर थोड़ा मनन करेंगे तो अपने अनुसार जो आपके लिए सुलभ होगा वो उपाय आप ढूंढ सकते हैं। अब बस ये देखने का प्रयास करें कि आप जान भी जाएंगे तो उससे क्या लाभ होगा। कुछ लाभ नहीं होगा। वो बस प्रयास है मेरे ख्याल से अहम का, कि अहम अपने आप को बनाए रखना चाहता है। क्योंकि जब आप ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, आपका लक्ष्य तो आप साक्षी भाव में रहना है, तो ये एक प्रकार की वृत्ति है जो ज्ञान को बनाए रखना चाहती है। जब ये ज्ञान आ जाता है तो अहम की पकड़ ढीली हो जाती है उस समय। तो अहम अपने आप को बनाए रखने के लिए कुछ नया लक्ष्य स्थापित कर दिया है कि अब मुझे वो भी जानना है जो जानना संभव नहीं है, या किसी तरह से जान लूँ मैं जहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा लगे, या जीव किसी न किसी तरह से व्यस्त रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि एक तरह से
माया का बस प्रभाव है जो ज्ञान को हटाना चाहता है। इस पर आप मनन कीजिएगा कि उससे लाभ क्या होता है, और लाभ आप निश्चित तौर पे मनन करेंगे तो आपको पता चलेगा लाभ नहीं है। फिर उसके बाद भी बुद्धि कुछ ना कुछ कह देगी कि ये करना, वो करना, ये ज़रूरी है या वो ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से तो बस अगर आप उस समय साक्षी भाव रख पाएँ तो वो रखने का प्रयास करें। और इस समय में मेरे ख्याल से साक्षी भाव रखेंगे भी तो भी वो कुछ क्षण के लिए रहेगा और फिर से वो विचार हावी हो जाएगा। पर यहाँ पर केवल प्रयास ही है जो मदद कर सकता है। एक दो चीज़ और कर सकते हैं आपकी, साक्षी भाव क्यों रखना है ये आप मनन कर सकते हैं। इस चीज़ पर ये पता है आपको कि मैं कौन हूँ, ज्ञान क्या है, ज्ञान से आनंद आता है। पर अगर आप अहम को एक लक्ष्य दे दें साक्षी भाव रखने का कि ये एक आनंददायी स्थिति है, कुछ ऐसा बता दें मनन के दौरान अपने, ये आपका स्वयं का उपाय है एक तरह से बस, कि अहम के लिए ज़रूरी क्यों है साक्षी भाव रखना, तो शायद वो प्रयास जो कर रहा है अहम अपने आप से वो क्षीण हो जाए, वो कम हो जाए, कमज़ोर हो जाए। पर ये बस प्रयोग है, आप करके देख सकते हैं, सफल होगा भी कि नहीं होगा नहीं पता। बस आप लालच दे सकते हैं हमको कि साक्षी भाव रखना कैसे क्यों है, प्रयास कर सकते हैं। अगर इस पर कोई और सादा कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अगर, क्योंकि सभी के ये इस प्रकार की जो परेशानियां होती हैं वो सभी में होती हैं, कुछ ना कुछ होता है। इसलिए मैं बोला कि विकार है पर बहुत बड़ी विकार नहीं है, इसे आप हटा सकते हैं आसानी से, जो कुछ समय के प्रयास से जा सकती है। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्ते, बोलिए जितेंद्र जी। हाँ प्रवीण जी, मैं इस चीज पे अपने विचार रखना चाहूंगा। दरअसल शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गुरुजी के सत्संग में ही सुना था, तो उन्होंने ना कुछ इस तरह से बताया कि ये जानने की जो इच्छा है वो किस लिए है, वो जानकारी पाके आप क्या कर लोगे, ये जानकारी पाने का जो कारण है वो क्या कोई भय है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी सेल्समैन के पास जाता हूँ और मेरे को पहले से पता पड़ जाए कि ये सेल्समैन की ये कमजोरियां है, ये फायदा है, तो मैं उससे फायदा उठा लूंगा। तो उसके पीछे आखिरकार निकल के आती तो वो जीव वृत्ति ही है। ज्ञान होने के बाद भी अगर ये लालसा है कि वो प्रश्न कुछ इस तरह का था कि मैं औरों के मन की बात कैसे जान जाऊं, है ना। तो ये भी लगभग उससे मिलता जुलता ही प्रश्न है कि मैं जो सब कुछ कैसे जान जाऊं। तो सब कुछ में कुछ ऐसा भी आ गया ना, कुछ भी जो हम मान सकते हैं, जैसे मैं दूसरों के मन की बात कैसे जानूं, तो क्यों जाननी है, उसके पीछे मकसद क्या है। और देखेंगे तो ज्ञान होने के बाद जीव का तो कोई मकसद है नहीं, जीव का तो केवल जीवन बिताना मकसद है देखा जाए तो। और उत्तरजीविता में जो काम जरूरी है केवल वही होंगे। फिर वो ज्ञान की अगर लालसा अभी भी रह गई है किसी चीज की, तो इसका मतलब आपको उस ज्ञान में कुछ जानने में अर्थ मिल रहा है, और जो आप जान रहे हो ना वो केवल माया के विषय में जान रहे हो, और माया आगे है, उसके बारे में कुछ जाना नहीं जाएगा। तो आपने जो जान लिया वो भी आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपके लिए अर्थपूर्ण है, लेकिन आखिरकार वो भी बेकार ही होता है। ऐसा कुछ मतलब मेरा मनन है एक। जी प्रवीण जी। जी धन्यवाद जितेंद्र जी। हाँ, सभी मेरे ख्याल से सभी साधकों में ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि ज्ञान में बने रहने से रोकेगा, और कुछ ना कुछ प्रकार की जीव भाव ही होगी जो ऐसे प्रकार के विचार को प्रकट करेगी। सभी में अलग होगी, इसलिए मैंने कहा पवन जी की आप एक बार से मनन कीजिए पेन पेपर लेकर, और देखिए कि क्या भाव है, किस कारण से ऐसा आ रहा है, और मनन करके वो भी ढूंढने का प्रयास करें, वो गुण ढूंढने का प्रयास करें जो एक तरह से लालच हो जीव के लिए। जी प्रणाम प्रवीण जी। जी मैंने मनन किया था, ऐसा नहीं है कि कभी मैंने मनन नहीं किया, मैंने काफी मनन किया, और मुझे इतना ही समझ आया कि कहीं ना कहीं ये भाव शक्तिशाली बनने की चाह रखता है, तांत्रिक या
कि शक्तिशाली जीव बनने की चाह रखता है ये भाव कहीं ना कहीं, तो मुझे ये बुरा नहीं लगा। पर ऐसा नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ शक्तिशाली बनना या विकसित जीव बनना, पर ये मेरे लिए बाधा खड़ी कर रहा है। ओके, तो आप एक बार गुरुजी से भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि शक्तिशाली ये सभी के अंदर होता है कि मुझे कुछ करना है, पर फिर यहाँ पर अगर ये बहुत बड़ी इच्छा बन जाए तो फिर ये ज्ञान ठहरने नहीं देगा। जैसा आप भी बता रहे हैं, ज्ञान ठहरने नहीं देगा। एक बार आपको लक्ष्य पे भी वापस से देखना पड़ेगा कि क्या है मेरा लक्ष्य। जैसे बहुत सारे साधक हैं जो कि तंत्र मार्ग में भी आगे निकलते हैं, ज्ञान लेने के बाद तंत्र में भी निकलते हैं, तो उधर से भी आप प्रयास कर सकते हैं। अगर एक दो इच्छाएं हैं तो आप उधर से जा सकते हैं तंत्र की तरफ भी। ये मैं सुझाव नहीं दे रहा हूँ, ये सुझाव तो किसी गुरु की तरफ से आना चाहिए, या फिर आपका स्वयं का सुझाव, आपका स्वयं का ये निर्णय होना चाहिए। पर अगर बहुत प्रबल इच्छा है तो आप प्रयास कर सकते हैं उधर भी जाकर। पर ये आप गुरुजी से भी एक बार पूछ सकते हैं कि उनका क्या सुझाव है। उन्हें आप वो जो गुरु संवाद है उसकी मदद से आप पूछ सकते हैं। अगर क्योंकि अगर ये बहुत प्रबल इच्छा है जो आपको इधर भी बढ़ने नहीं दे रही है और उधर जिधर आप जाना चाहते हैं उधर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो गुरु का मेरे ख्याल से मार्गदर्शन जरूरी होगा यहाँ पर। ये मेरे विचार हैं, पर आप इस पर सोचकर जी पूछ सकते हैं गुरुजी से। जी धन्यवाद, मैं गुरुदेव से पूछूंगा इस बारे में। हाँ हाँ, जरूर जरूर जी। धन्यवाद सभी का। अगर कोई और साथी किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।